तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो सबसे बड़ी एग्जाम है, सबसे बड़ी जो भर्ती 2025 में आई हुई है, वो है चतुर्थ श्रेणी। ठीक है, फोर्थ क्लास। और ये जो भर्ती है, इसमें भी जो कंपटीशन है वो बहुत रहने वाला है, क्योंकि हर इस लेवल का जो आदमी जो है वो कोशिश करेगा कि वो जैसे तैसे करके सरकार के अंदर इंटर कर जाए, सरकारी नौकरी में प्रवेश कर जाए। तो यहाँ भी आप को जो है वो विशेष तौर से अपनी रणनीति बनानी होगी। यहाँ हम बात करेंगे कि भाई ये जो इसका सिलेबस जो है, उस सिलेबस की अप्रोच कहाँ तक होनी चाहिए, हम कैसे उस सिलेबस को कवर करेंगे, किस तरह से हम रिवीजन करेंगे, कब हमें टेस्ट देने हैं, कौन से नोट्स हमें पढ़ने चाहिए, कौन सी बुक्स जो है ना वो हमें पढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ इसकी जो संभावित परीक्षा तिथि है, उस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर आने वाले 10 से 15 मिनट के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप जो है वो इस परीक्षा में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हो। शुरुआत करते हैं अपने सिलेबस से। ठीक है, उसके बाद में हम एक एक करके सभी चीजों को साथ लेते जाएंगे। लास्ट तक बने रहिए और आगे भी हम जो है वो इस पूरी सीरीज को लेकर जो है इस पूरी भर्ती को लेकर एक सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, जो कुछ पेड होगी, कुछ अनपेड होगी, नोट्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, सभी चीजें होंगी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से आप पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि एक बार जो आप चैनल नया है तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम सिलेबस से। देखिए, सिलेबस से अगर हम बात करें तो काफी आंदोलन हुए और आंदोलन के बाद में फाइनली निर्णय निकला कि राजस्थान का जो वेटेज था, राजस्थान के वेटेज में वृद्धि कर दी गई। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राजस्थान के व्यक्ति को राजस्थान से संबंधित चीजें जितनी ज्यादा पूछी जाएगी, उसके लिए वो उतनी ही जो है वो फायदेमंद रहेगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे एक सामान्य चीज देखें तो सामान्य हिंदी जो है वो 20 प्रश्न आएंगे। टोटल अपना पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा। 120 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। पार्ट वाइज डिवाइड किया है। हिंदी की बात करें तो 20 क्वेश्चन है, अंग्रेजी की बात करें तो 15 क्वेश्चन है। इसके बाद में सामान्य ज्ञान। ठीक है, 20 और 15 कितने हो गए? 35 सॉरी, 35% तो ये हो गए। 15 हो गए किसके? कंप्यूटर के। 15 हो गए, सॉरी गणित के। 15 हो गए आपके गणित के। तो 50 तो हो गए ये। और बाकी जो जनरल नॉलेज है वो आपका कितना है? आप देख लो, 70 नंबर का आपका जनरल नॉलेज है। 70 नंबर का आपका जनरल नॉलेज है। तो आपको अप्रोच क्या करनी है? हमें हिंदी और अंग्रेजी जो है उनमें हमें ये कोशिश करनी है, क्योंकि एक जो अपना सामान्य ज्ञान है, उस जनरल नॉलेज है, जीके जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हिंदी की लिमिट है, इंग्लिश की लिमिट है और गणित की लिमिट है। ये जो तीनों चीजें हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, ये तीनों जो है वो लिमिटेड है। आपको टेंस आ रहे हैं तो आपको टेंस ही पूछे जाएंगे, आपको संधि आ रही है तो संधि ही पूछी जाएगी। लेकिन राजस्थान में जीके कहां से पूछा जाएगा, ये जो चीज है वो आपको कोई कंफर्म नहीं है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो ये जो 50 नंबर का ये जो पोर्शन आपके सामने है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, इस पोर्शन को आपको बार बार क्या करना है? रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है। एक ही चीज है, आपका जो जिस कंटेंट का आप यूज कर रहे हो उसको बार बार आप रिवाइज करो। और आपका जो कंटेंट है वो होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए। ठीक है, और आपको समझ में आने वाला भी होना चाहिए। तो ये चीज पहले तो आपको फोकस करनी है कि 3 जो सब्जेक्ट है ये आपको सफलता में सबसे आगे लेके जाएंगे, ये आपको करना है। ठीक है, फिर आते हैं अपन जीके की बात करते हैं। फिर हम करते हैं जीके की बात। तो जीके 70 नंबर का है, उसके बिना भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहां हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा की जाए, और यहाँ कोशिश करेंगे कि 50 में से 50 लाया जाए। ठीक है, और 50 नहीं तो 45 तो लाया जाए, ताकि आप जो है वो दूसरों से आगे जा सके। अब आगे चलते हैं, हम डिटेल वाइज एनालिसिस करते हैं इसका। भाई हिंदी की बात करें, सामान्य हिंदी की हमने बात करी, 20 नंबर का पोर्शन सारा का सारा है। हिंदी के अंदर उन्होंने देखो क्या क्या चीजें दी है। जो चीजें जो 10th लेवल की जो चीजें होती है वो चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, तत्सम तद्भव शब्द है, विलोम शब्द है, प्रत्यय है, वाक्यांश, यानी सामान्य व्याकरण। हिंदी की जो सामान्य व्याकरण है, हमें एक एक चीज को यहाँ वो नहीं बोलेंगे,
हिंदी की सामान्य व्याकरण जो 10th लेवल की होती है वो आपको यहाँ पर दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो 10वीं तक की व्याकरण ही पढ़ो। आप यहाँ पे कौन सी बुक्स पढ़ोगे ये आपको सुनिश्चित करना है कि आपका की जो बुक्स है उसका लेवल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें हिंदी की, तो हिंदी की पढ़ने के लिए हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए कक्षा 9 से 12 तक एक सामान्य व्याकरण चलती है। सामान्य व्याकरण की पुस्तक चलती है कक्षा 9 से 12 तक, आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये जो परीक्षा है इसका जो क्वालिफिकेशन है वो इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए यहाँ से लगभग लगभग, भाई राजस्थान बोर्ड की ऑथेंटिक बुक्स है, बड़ी लंबी भी नहीं है, आप इजीली उसको कवर कर सकते हो। तो पहले आप अपनी शुरुआत जो है वो इस किताब से करें, जो 9 से 12 तक के लिए एक ही किताब चलती है, ठीक है। यहाँ से आप शुरुआत कर लीजिए, और यहाँ से शुरुआत करने के बाद आप पारंगत हो जाएं, ये सारी चीजों में आप पारंगत हो जाएं, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में ये पूरा सिलेबस जो लिखा है सारा का सारा इसमें अवेलेबल है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आप जो है अगर आपके नॉलेज को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हो तो कुछ उदाहरण लेने पड़ेंगे, आपको कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। ये उदाहरण आपको कहां से लेने हैं, तो भाई ये राघव प्रकाश से जो है आप ले सकते हो। राघव प्रकाश से आपको बार बार उदाहरण को रीड करना है कि कोई से चीज जो है वो छूटे नहीं, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए जो आपको नहीं आ रहा। यानी आप 4th क्लास की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हिंदी जो है वो आपको कैसे तैयार करनी है, सब इंस्पेक्टर लेवल की, ऐसा ही कि जो परीक्षा में जो पेपर होता है हिंदी का अलग से, उस लेवल की आपको हिंदी तैयार करनी है, तब आप दूसरों से आगे निकलोगे। नेक्स्ट में चलते हैं, अगला पोर्शन अपना इंग्लिश का, वही पार्ट है, मैंने आपको 15 नंबर का यहाँ पे ये है, और बेसिक सी चीजें जो हिंदी में लिखी थी वही सारी अंग्रेजी में लिखी हुई है। कौन कौन सी, भाई टेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंस है, वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस है, नरेशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेशन, एक्सक्लेमेटरी, मतलब ये सारी की सारी जो बेसिक ग्रामर जिसको हम कहते हैं, बेसिक ग्रामर यहाँ पे आपको दी गई, ठीक है। अब आपको ये कहां से पढ़नी है, तो बेसिक ग्रामर के लिए मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है कक्षा 11 और 12, कक्षा 11 और 12 की संजीव पासबुक ले लो। ठीक है, सबसे पहले आप कक्षा 11 और 12 की संजीव पासबुक ले लो, उसमें आपको जो है वो क्या मिल जाएगी, व्याकरण मिल जाएगी, वहां से पूरी नहीं मिलती है, 9वीं 10वीं की भी ले लो। यहाँ से आपको जो ग्रामर है वो पढ़नी है। देखो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा सीधा सा ये होगा कि आपको डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, कक्षा 9-10 भी ले सकते हो, 9 और 10 दोनों। यहाँ से आपको सिक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, और टाइप ऑफ सेंटेंस, ये सारी चीजें जो है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगी। और आपके जो परीक्षा में पूछा जाएगा, आप जब पेपर आए तब आप इसको मिलान कर लेना, डायरेक्ट आपको वहीं से पूछा जाएगा जहां से मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान बोर्ड की 9 से 12 तक की जो संजीव पासबुक है आप उसको पढ़िए, आपके बिल्कुल इंग्लिश वाला पोर्शन वहां से आएगा, 100% आप भले लिखवा के ले ली, ठीक है। 15 नंबर आपको यहाँ से कवर करने हैं, 20 हिंदी से कवर करने हैं। उसके बाद में आता है आपका राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का भूगोल तो अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें राजस्थान की स्थिति और विस्तार, भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु, लिंगानुपात, जल संसाधन, अपवाह तंत्र, मतलब पूरा भूगोल आपको लिखा हुआ है। आप कोई पोर्शन भूगोल का छोड़ नहीं सकते, पूरा भूगोल यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कौन सा पढ़ोगे, किस बुक को आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है, आप ध्यान रखना है, एक ही किताब आपको पढ़नी है, ज्ञान वितान पब्लिकेशन की जो बुक है, राजस्थान का भूगोल 41 जिलों अपडेट सहित बुक किताब है, ज्ञान वितान पब्लिकेशन की, मैं आपको बता भी देता हूं। राहुल चौधरी जो है वो इसके राइटर हैं, राहुल चौधरी, और राहुल चौधरी की किताबें बहुत अच्छी है। मैं तो ये कहता हूं कि आप जो है
वो जो दूसरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं। राजस्थान का भूगोल के लिए सबसे बेस्ट बुक है ज्ञान वितान पब्लिकेशन की, राहुल चौधरी की। इसी तरह से दूसरी बुक्स भी है राहुल चौधरी सर की, तो आप इसको जो है फॉलो करें। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो आप पिछली परीक्षाओं के जो क्वेश्चन हैं उनको उठाकर आप देख लीजिए, ठीक है। उनको देखोगे तो आपको इस बुक के अंदर से वो सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप ये पढ़िए ज्योग्राफी में ये आपके लिए सफिशिएंट है, भले आप आरएस की तैयारी कर रहे हो या आप एसआई की कर रहे हो या 4th क्लास की कर रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं आगे राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति। इतिहास, कला और संस्कृति की अगर हम बात करें तो देखो उसमें वही सारी चीजें हैं, ऐतिहासिक घटनाएं, वेशभूषा, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, मतलब पूरा इतिहास इन्होंने लिखा है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पूरा है, 20 नंबर का पार्ट है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पूरा है और 20 नंबर का पार्ट है, छोड़ नहीं सकते। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कक्षा 9 और 10 राजस्थान बोर्ड कक्षा 9वीं और 10वीं में जो किताब चलती है आप उस किताब को अध्ययन कर लीजिए। दोनों किताबें जो है बहुत अच्छी बुक्स हैं, राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं 9 और 10 की। राजस्थान बोर्ड की कक्षा 9 और 10 की बुक्स हैं। देखिए हर परीक्षा में वहां से क्वेश्चन आते हैं और आपके ये जो है ये सीधा आपके वहां से सिलेबस का पार्ट जो है वो यहाँ से लिखा है। उसके बाद आप जो है वो एक दूसरी बुक्स जो है वो यहाँ पे रेफर कर सकते हैं जो राजस्थान से संबंधित हो, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि राहुल चौधरी सर की बुक सबसे बेस्ट है। तो राहुल चौधरी सर की बुक्स जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन आपको देखिए समय देना पड़ेगा, सफलता के लिए आवश्यक है कि आप जो है वो उसमें समय ज्यादा दें। तो आप यहाँ से ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद में भारतीय संविधान और राजस्थान में राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था 10 नंबर का है। देखिए ज्यादा लोड यहाँ से अपने को नहीं लेना है। भारतीय संविधान और राजस्थान की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि आपके यहाँ मात्र 10 नंबर का ये है पहली चीज। इस 10 नंबर में से 7 नंबर का पोर्शन मान के चलिए आपके किसका आएगा, राजस्थान का आएगा। तो अगर आप भारतीय राज व्यवस्था को बेसिक सा भी पढ़ते हो ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल आपको संविधान संशोधन पूछेंगे, नॉर्मल अनुच्छेद पूछेंगे, ज्यादा विस्तृत डीपली अध्ययन इसमें करके समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें कि आप राजस्थान को पढ़ लें, राजस्थान की राज व्यवस्था को पढ़ें। और मैं तो आपको वही रेफर करूंगा, आपको मैं बुक्स बता देता हूं अभी। राजस्थान की राज व्यवस्था, ये देखिए राजस्थान की राज व्यवस्था के लिए ये बुक्स जो है सबसे बेस्ट बुक है। राहुल चौधरी सर की बुक है, ज्ञान वितान पब्लिकेशन की ही ये किताब है। आप जो है ना किसी भी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, आपको आप मिलान करिए, इसमें आपको सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन जो पिछली परीक्षा में आप अभी जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ आप मिला के देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। ज्ञान वितान पब्लिकेशन की राज व्यवस्था पढ़ लीजिए, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। और राहुल चौधरी सर को थैंक यू कि उन्होंने इस तरह की बुक्स जो है तो वो निकाली है। 2-3 किताबें हैं, भारतीय राज व्यवस्था भी है। अगर आप भारतीय राज व्यवस्था के पढ़ने की इच्छुक है, किसी दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं इस परीक्षा के लिए रेफर नहीं करूंगा कि आप ये पढ़े। इस परीक्षा के लिए तो आपको ये नहीं पढ़नी है क्योंकि ये बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप भारतीय राज व्यवस्था अगर पढ़ना है तो जो फैक्ट इसके अंदर दिए हैं वो फैक्ट आपको दूसरी किताबों में नहीं मिलते। इवन लक्ष्मीकांत भी मैंने खूब पढ़ी है, उसके अंदर भी इस तरह के फैक्ट्स नहीं मिलते। तो आप जो है वो भारतीय राज व्यवस्था के लिए इसका यूज कर सकते हैं दूसरी परीक्षाओं के लिए। इस परीक्षा के लिए आप ये नहीं पढ़े, इस परीक्षा के लिए सिर्फ आप ये पढ़े। और उसके बाद में एक छोटी सी किताब जो भारतीय राज व्यवस्था की बेसिक्स ही है, हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, वो पढ़ लेना खूब है। उसके बाद में ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट में हम चले सामान्य विज्ञान। देखिए सामान्य विज्ञान में आप सीधा सा 5 नंबर का पार्ट है, 5 नंबर का पार्ट है। जनरल साइंस के कोई नोट्स जो है हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वो भी पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको कहीं से नोट्स मिलते हैं वो पढ़ सकते हो। एक छोटी सी कोई भी बुक्स लेना जो सामान्य विज्ञान से रिलेटेड हो, ज्यादा बड़ी बुक लाके इसमें समय बर्बाद नहीं करें क्योंकि ज्यादा डीपली इसमें पूछा नहीं जाएगा। और अगर आप पढ़ना ही चाहते हो तो ये जो सारे के सारे टॉपिक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन, कक्षा 6 से 10 तक की किताब अगर आप पढ़ सकते हो साइंस की, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक कवर करते हुए भाई आपको सिर्फ रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है,
ठीक है, आपको धातु पढ़ना है, कौन सी क्लास में, उस क्लास से ले लो। और उसके साथ साथ इनके खुद के हैंड रिटन नोट्स बना लीजिए, ताकि शॉर्ट नोट्स बनाए, ताकि जिस समय आपकी परीक्षा होगी उस समय आप उसको एक दिन में, 1 घंटे में जो है तो वो उसको रिवाइज कर सको। ठीक है, उसके बाद में करंट अफेयर्स। भाई आजकल जो करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है 10 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप करंट अफेयर के भरोसे तो रहो ही मत। ठीक है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाए। आप दो चीजें करो, क्रोनोलॉजी पढ़ो प्लस मूमल, ये दोनों पढ़ लो, क्रोनोलॉजी और मूमल। नोट्स जरूर बना लेना छोटे छोटे, ठीक है, ताकि आप उसको जो क्या कर सको, रिवाइज कर सको। कई बार क्या होता है, अपन पढ़ लेते हैं, आपने मान लो पिछले 6 महीने का पूरा किया, कम से कम नॉर्मल 6 माह का तो चाहिए, मिनिमम 6 महीने का तो अपने को चाहिए। अब होता क्या है कि आरपीएससी आरएसएस भी जो है कुछ भी पूछ लेते हैं। अभी जैसे जेल प्रेरी का एग्जाम हुआ, तो भाई जेल प्रेरी के एग्जाम में इन्होंने क्या किया, जेल प्रेरी के एग्जाम में इन्होंने 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे पूछ लिया, 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे पूछ लिया, जबकि फरवरी में अपना 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे आ गया, जो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई जब 2 महीने पहले यानी फरवरी में आ गया, आप अप्रैल में एग्जाम ले रहे हो और उस टाइम 23-24 का बजट पूछ रहे हो, 23-24 का इकोनॉमिक सर्वे पूछ रहे हो, तो यार ये तो कौन सी बात होगी। ठीक है, ये तो अभ्यर्थियों को छकाने वाली बात होगी। तो करंट अफेयर्स जो है आप क्रोनोलॉजी मूमल पढ़ लो, अच्छे नोट्स बना लो। ठीक है, बार बार उनको रिवाइज करो, क्योंकि क्रोनोलॉजी और मूमल आप 1 घंटा फिक्स कर दो, आप फिक्स कर दो 1 घंटे हमें रोज जो है वो क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है। अपना टाइम टेबल बनाइए, अपनी समय सारणी बनाइए। ठीक है, और फिक्स कर दो कि 1 घंटा हमें क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना। आप 1 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ोगे ना, तो आपके 5 या 7 दिन में तो क्रोनोलॉजी हो जाएगी, और आपके 2 महीने से आती है मूमल। ठीक है, तो 15 दिन में आपके मूमल हो जाएगी। तो शेष जो समय बच रहा है उसमें आप रिवाइज कर लो, और रिवाइज करने के साथ साथ आपको क्या करना है, जब आप रिवाइज करो उसके साथ साथ आप नोट्स भी बनाते जाओ, ताकि नेक्स्ट जो रिवीजन है वो आपका इजीली हो जाए। आप 1 घंटे का फिक्स कर लो, मुझे 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ना है, आप इजीली पढ़ लोगे दोनों में। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि क्रोनोलॉजी और मूमल, ये जो दोनों चीजें हैं, इनमें से आपके पूरा करंट अफेयर्स आ जाएगा। और जो इसमें से नहीं आ रहा वो किसी को नहीं आएगा, ये भी पक्की बात है, क्योंकि वो उठा के ऐसा टेकेंगे जो कहीं सुना ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं। तो ये दो खूब है। उसके बाद आपको इधर उधर हाथ पैर मार के इसके नोट्स ले लिए, उसके नोट्स ले लिए, उसके लिए उसकी कोई कहीं जरूरत नहीं है। बस आप ये दो पढ़ लो, इन दो में से जो आ रहा है वो आपको आना चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। उसके अलावा जो आएगा वो किसी को नहीं आएगा, ये पक्की बात है। फिर उसके बाद में आता है कंप्यूटर। फिर 5 नंबर का कंप्यूटर है, और सामान्य जानकारी पूछी जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है, आपके अलग अलग डिवाइसों के प्रकार पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सामान्य सी चीजें इसमें पूछी जाएगी। बोर्ड के अंदर जो है ना, कक्षा 9 और 10 में किताब चलती है, या तो आप वो बुक्स ले सकते हो, और अगर वो नहीं लेते हो तो एक सामान्य सी जो है वो कोई भी गाइड ले आना। नॉर्मल क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से आपको सीधे मिल जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लास्ट आता है अपना गणित, लास्ट आता है गणित। देखो क्या क्या है, मैसेप है, लेसेप है, औसत, लाभ, हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, समय, कार्य, समय, चाल और दूरी, आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण। यानी आप अगर इसको मिलाते हो तो आपके कक्षा 10, कक्षा 9 और 10 की जो बुक्स है, आप उस बुक्स को देखिए। ठीक है, और उस बुक्स से जो है राजस्थान बोर्ड की, आप ये जो टॉपिक आपको जो है लिखे हुए हैं वो टॉपिक मिला लीजिए। आप जो है ना, आपको ये सारे के सारे टॉपिक दूसरे में मिल सकते हैं, भाई आरएस अग्रवाल में भी मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत बड़ी हो जाएगी। अब इसका क्या फायदा होगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो डायरेक्ट बोर्ड की किताबों में से पूछे जाते हैं, तो वहां आपको, अगर आपने पहले से इसको हल कर रखा है, तो वहां आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, और उसका फायदा ये होगा कि आप जो है वो इजीली, जो पहले हल किया हो उसको आप इजीली हल कर सकते हो। तो इस तरह से आप जो है ये पूरा का पूरा आपका जो बुक सिलेक्शन है वो करिए। उसके बाद आप अपना टाइम टेबल निर्धारित करिए।
टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल में आपको क्या करना है, ये जो सारा सिलेबस बताया है आप ये फाइनल करें कि 2 माह के अंदर, जैसे मान लीजिए कि आप बना रहे हैं 15 अप्रैल से, तो 15 जून तक आपका जो है वो सिलेबस पूरा करना है। आप अपना टाइम टेबल इस तरह से बनाइए कि आपका सिलेबस जो है वो 2 महीने में पूरा हो जाए, आपका सिलेबस 2 माह में पूरा हो जाए। आप आने वाले समय में जो है वो पिछले अगले 6 माह तक आप अच्छी तरह से तैयारी कर लो, आपका सिलेक्शन पक्का है। इतनी पोस्टें हैं इसलिए आपका सिलेक्शन 100% है। मैं जो बता रहा हूं उस हिसाब से आप तैयारी करिए, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपका 2 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाए। 8 घंटे से लेकर 10 घंटे तक जो भी समय आपको मिलता है मिनिमम तो पढ़ना ही पढ़ना, ज्यादा तो पढ़ दो तो अच्छी बात है, ठीक है। 2 महीने तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एवरी 1 मंथ में आप जो है वो रिवीजन करते रहो। हर 1 महीने में आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। ये पूरा सिलेबस 2 माह में होने के बाद में आप टेस्ट सीरीज दें। शुरुआत से टेस्ट देने से नंबर कम आते हैं और आदमी जो है वो होपलेस होता है। तो शुरू-शुरू में आप इस तरह से टेस्ट देके जो है वो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। तो पहले सिलेबस पूरा करें, उसके बाद में आप टेस्ट दें और निर्धारित करें कि 1 मंथ के अंदर आपका रिवीजन पूरा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आप लगातार टेस्ट देते रहे। अब अंतिम बात हम करते हैं परीक्षा दिनांक की। भाई परीक्षा कब होगी? अभी तक कोई हम बात करें कि परीक्षा तिथि को लेकर ऑथेंटिक नोटिफिकेशन की हम बात करें तो अभी तक ऑथेंटिक नोटिफिकेशन कोई नहीं, ठीक है। लेकिन जो खबरें आ रही है, संभावित जो खबरें आ रही है, वो खबरें ये कहती है भाई सितंबर तक आपके एग्जाम हो जाना चाहिए, सितंबर तक। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी 6 महीने का समय आपको मिलने वाला है। आप ये सिलेबस, ये स्ट्रेटेजी लेके चलते हैं तो आप 3 से 4 बार रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज दे लेंगे। अगर आपने 6 माह तक अच्छी तरह से तैयारी कर ली इस सीक्वेंस के अनुसार, इस बुक लिस्ट के अनुसार, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। नौकरी छोटी है या बड़ी है ये मत समझो, नौकरी सरकारी है ये समझना जरूरी है। नौकरी छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं है, नौकरी सरकारी है ये समझना जरूरी है। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, नौकरी करते हो, उससे आपकी ये नौकरी 100 गुना बेस्ट है। ये मान के चलिए, आप में काबिलियत है तो आप उस ऑफिस में, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो, उस ऑफिस के अधिकारियों को अट्रैक्ट कर सकते हो और आप जो है उन अधिकारियों के चहेते बन सकते हो, अच्छे काम भी वहां कर सकते हो। आगे भी आपके कोई हाथ कोई नहीं बांधेगा, आगे भी आप अपनी तैयारी जारी रखें। आज आप जो है वो 4th क्लास बन रहे हैं, नेक्स्ट तैयारी में आप जो है वो अच्छी पोस्ट, इससे ऊंची पोस्ट पे भी जा सकते हैं। तो अपने मन में इस तरह की हीन भावना लाने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरी तैयारी तो जो है वो मैं कर रहा हूँ आरएस की और अभी मैं 4th क्लास का पेपर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले फायदा तो ये होगा कि आपको 5 वर्ष एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। सरकारी सर्विस में आते ही आपकी जो है वो एज लिमिट 45 ईयर्स हो जाएगी, 5 साल का ये हो जाएगा। उसके साथ साथ एक निश्चित आय हो जाएगी, एक फिक्स जो है वो पेमेंट हो जाएगा। तो उससे आपके ऊपर के दूसरे सारे प्रेशर रिलीज हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि मैं कुछ कमा रहा हूं, उसके परिणाम स्वरूप मेरा घर भी चल जाएगा या मेरी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएंगी, प्लस उसके साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर सकता हूं, ठीक है। और आप जानते हो कि गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद अगर आपका मन है पढ़ने का तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप आराम से ऑफिस टाइम से के बाद में अच्छी तरह से पढ़ाई करें, 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक पढ़ें और सुबह जो है आप 10 बजे तक पढ़ें। 10 बजे तक ऑफिस नहीं लगते, 9:30 बजे तक ऑफिस नहीं लगते, 9:30 से आपको ऑफिस जाना है। तो इस दरमियान आपको काम तो 8 घंटे ही करना है। भाई पिछले 16 घंटे बच रहे हैं, 16 घंटे में से अगर आप 8 घंटे का भी सदुपयोग कर लोगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित है, आप आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसी किसी प्रकार की भावना मन में नहीं लानी है, हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरी तरह से हम इसकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। पूरा जो है वो लॉन्च करेंगे हम कोर्स, उसमें हम अलग से बात करेंगे। तो आप सभी साथियों से एक बार निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।